डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने ट्रिपल सी नीट यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और आज की इस नई वीडियो में हम लेके आए हैं नया चैप्टर, यानी कि पाचन तंत्र यानी अवशोषण वाला, डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्बेशन, जिसके हम बीते हुए जो वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है उनको हम कंप्लीट करेंगे, यानी कि MCQ। तो आइए हम करेंगे, जो कि ये आज हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे, और जो कि नीट 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं शानदार टॉपिक है। इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं। तो आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ओड़ी अवरोधनी कहाँ उपस्थित होती है, यानी कि हमें ओड़ी अवरोधनी कहाँ पर पाई जाती है यह बताना है। यकृत अग्नाशय वाहिनीवत ग्रहणी संधि में, या जठर ग्रैस्का संधि में, या अग्र सुचांद्र व ग्रहणी संधि में, या त्रिकांश संधि में। यानी कि पित्ताशय नलिका व अग्नाशय नलिका दोनों मिलाकर क्या यकृत अग्नाशय वाहिनी द्वारा ग्रहणी में खुलती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ओड़ी अवरोधनी। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, यकृत अग्नाशय वाहिनी यानी कि ग्रहणी संधियाँ। ऑप्शन हमारा ए। अगला अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव पाचन तंत्र में से संदर्भित सही कथन का चयन करो, यानी कि जो कथन सही है उसका चयन करना है। पहला, सिरोसा आहारनाल की सबसे अंदर वाली परत होती है। बी, सुचांद्र अत्यधिक कुंडलित भाग होता है। या क्रमिक रूप परिशोषिका ग्रहणी से उत्पन्न होता है। या सुचांद्र छोटी आंत्र में खुलती है। तो हमारा ऑप्शन आएगा इसमें, यानी कि बी, सुचांद्र अत्यधिक कुंडलित भाग होता है। इसमें क्या है, जो सिरोसा आहार नल का है ना, वो सबसे बाहरी परत होती है, यानी कि इलियम, यानी कि सुचांद्र की जो बड़ी आंत्र होती है ना उसमें जाके खुलती है। जबकि कृमिक रूप होते हैं ना, ये सिलिकम कृमिक रूप पेशिकाएं अंदर नाल में निकलती है। तो हमारा ऑप्शन आएगा इसमें, सुचांद्र सबसे कुंडलित भाग है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से परिभाषित शब्द मानव दंत विन्यास को वर्णित करते हैं, यानी कि जो हमारे दंत भाग है ना उनके लिए कौन सा दंत्र है। तो हम उसमें देखेंगे, यानी कि पार्श्वदंती, एक बार दंती, समदंती, या ऑप्शन बी गर्तदंती, दीवार दंती, या विषम दंती। ऑप्शन सी गर्तदंती, दीवार दंती, या समदंती। या फिर देखेंगे पार्श्वदंती या दीवार दंती या विषम दंती। तो हमारे इसमें आएगा, यानी कि मानव सहित जो अन्य होते हैं ना स्तनधारियाँ, उनके जीवन काल में दो तरह के दांत आते हैं, यानी स्थायी व अस्थायी। एक तो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अस्थायी को दूध वाले दांत, जो वयस्कों में अस्थायी प्रतिरापित हो जाते हैं, यानी कि जो ही वो बन जाते हैं। इस तरह से दंत व्यवस्था को दीवार दंती कहते हैं, यानी डाइफाइनोडोंट। जो वयस्क में 32 स्थायी दांत होते हैं, जिन्हें हम क्या विषम दंती या दंत विन्यास, जो 4 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं। पहला कृतनक, रदनक, अर्धचणवक और चणवक, यानी कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। दांत जबड़े की अस्थि, यानी कि हमारा ऑप्शन आएगा इसमें, जो कि जो जुड़े होते हैं ना वो होते थिंगोडोंट कहते हैं जैसे। तो हमारा इसमें आया ऑप्शन बी, यानी कि गर्तदंत यानी अंदर तक दबे, विषम दीवार दंत यानी 2 बार आते हैं, विषम दंत यानी कि जो 32 होते हैं वो विषम बार। तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा, 1-2 वर्ष के शिशु को यानी कि क्रीड़ा पाठशाला यानी प्ले स्कूल में प्रवेश दिलाया जाता है, जहाँ दंत परिरक्षण पर दंत चिकित्सा ने पाया कि शिशु के 20 दांत थे। शिशु के कौन से दांत अनुपस्थित थे, यानी कि जो उसने जो यानी कि बच्चा है, बच्चे 2 वर्ष का है, प्ले स्कूल में गया है, तो उसमें बताना है कि उसके कौन से दांत नहीं आए हैं अभी तक और कौन से आ चुके हैं। तो उसमें क्या अर्धचणवक होते हैं ना, 2 वर्ष के बच्चे, जो दूध वाले दांत तो होते हैं, यानी कि इसमें होगा कौन सा अनुपस्थित है, अर्धचणवक यानी कि प्रीमोलर। ये कि 2 वर्ष के शिशु में दूध के दांत यानी मिल्क टीथ तो होते हैं। मनुष्य के मिल्क टीथ के 8 कृदंत यानी इंसीजर यानी 4 रत्नक यानी कि कैनाइन और 8 चणवक यानी कि मोलर होते हैं, जबकि जो प्रीमोलर होते हैं ना वो अनुपस्थित होते हैं। तो हमारा कौन सा आएगा, ऑप्शन सी, अर्धचणवक। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिवर कुन प्रेगुआ की कौन सी कोशिका एंटीबायोटिकल लाइसोजाइम स्रावित करती हैं, यानी कि जो हमारी
लाइसोजाइम कौन सी स्रावित करती है? ऑप्शन ए रजत रंजी कोशिकाएं, बी पेनेत कोशिकाएं, सी जाइमोजिन कोशिकाएं, या डी कूपर कोशिकाएं। तो हमारे इसमें क्या आएगा, कौन सी हैं जो वो करती हैं? तो हमारा आएगा इसमें पैथियन कोशिकाएं, यानी कि पैथियन कोशिकाएं जो होती हैं वो हमारी लाइसोजाइम स्रावित करती हैं। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से हार्मोन अग्नाशय रस और बाइकार्बोनेट के उत्पादन को उद्दीपित करते हैं? कोलिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन, या इंसुलिन व ग्लूकागोन, या एंजियोटेंसिन व एपिनेफ्रिन, गैस्ट्रिन व इंसुलिन। तो हमें इसमें बताना है कौन सा है जो हमें बताना है। तो इसमें आएगा यानी कि ये ना कोलिस्टोकाइनिन व सिक्रेटिन, हमारा ऑप्शन ये, यानी कि अस्थायी होते हैं ना वो, जिन्हें क्या है प्रेंकियोजाइनिन, यानी कि CCK-PZ एक हार्मोन है जो कि छोटी आंत की संपूर्ण उपकला यानी कि स्रावित करता है, संपूर्ण उपकला स्रावित करती है, जिसे ये पित्ताशय को उद्दीपित एवं पित्त श्रावण हेतु प्रेरित करता है, जो पाचन एंजाइम का अग्नाशय जूस में स्राव करता है, जबकि हार्मोन और सिक्रेटन का स्राव यानी ड्यूटेनोम में होता है, यानी गैस। हमारा ऑप्शन आएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां, निम्न में से कौन सा कार्य लार ग्रंथियों के श्रावण द्वारा नहीं किया जाता? जटिल कार्बोहाइड्रेट का पाचन, मुख गुहा का स्नेहन, डाइसैकेराइड का पाचन, या मुख में जीवाणुओं की संख्या का नियंत्रण। यानी कि जो लार ग्रंथियों का श्रावण नहीं करता है वो कौन सा है? यानी कि जटिल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, मुख गुहा का स्नेहन होता है, जबकि डाइसैकेराइड का पाचन नहीं होता। डाइसैकेराइडों का पाचन होगा भी नहीं। तो हमारा आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सक्सेस एंटीरियक्स का संदर्भ है आंत्र रस में, जठर रस में, कायम रस में, या अग्नाशय रस में? तो कौन सा है हमारे उसमें बताना है। तो हमको जो म्यूकोसा के ब्रुश होते हैं ना, बर्स बॉर्डर कोशिका और गोबलेट कोशिकाओं के श्रावण में आपस में आंत्र स्राव तथा सक्सेस एंटीरियर बनते हैं। आंतरिक स्राव तथा सक्सेस एंटीरियक्स बनते हैं उसमें म्यूकोसा के ब्रश में, बॉर्डर में। तो ऑप्शन आएगा हमारा ए, यानी आंत्र रस में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम एंटेरोकाइनेज किसको बदलने में सहायता करता है? यानी कि जो एंजाइम है ना एंटेरोकाइनेज, वो किसको बदलने में कार्य करेगा? यानी कि ऑप्शन ए ट्रिप्सिनोज में ट्रिप्सिन में, या ऑप्शन बी कैसिनोज को कैसिन में, या फिर पेप्सिनोज को पेप्सिन में, या फिर प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। यानी कि जो ट्रिप्सिनोज है ना उसे ट्रिप्सिन में ही बदलने का काम करेगा। यानी कि जो आंत्र म्यूकोसा है ना उसको स्रावित एंटेरियोकाइनेज द्वारा ट्रिप्सिनोज सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है। तो हमारा ऑप्शन आएगा इसमें ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सी जठर कोशिकाएं अप्रत्यक्ष रूप से रक्ताणु उत्पत्ति में मदद करती हैं? ऑप्शन ए कल्स यानी गोबलेट्स कोशिकाएं, या श्लेष्मा कोशिकाएं, या मुख्य कोशिकाएं, या भित्तीय कोशिकाएं। यानी कि जो भित्तीय कोशिकाएं जो होती है ना, जिन्हें ऑक्सीडेंट कोशिकाएं यानी HCl हाइड्रोक्लोराइड व नेंज कारक यानी कैस्टल फैक्टर होते हैं ना, उनको श्रावण करती है। जो HCl भोजन में उपस्थित लोको यानी फेरिक होता है, Fe3+ से फेरस यानी कि फेरिक को फेरस में बदलता है, जिससे लोह का अवशोषण हो सके। नेंज कारक विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो इसमें हमारा आएगा यानी कि डी, यानी कि भित्तीय कोशिकाएं, जो क्या फोलिक एसिड होता है RBC व हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है के लिए आवश्यक है। इसलिए हमारा क्या अंतःभित्तीय कोशिकाएं जो होती है ना अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि एरिथ्रोप्रोसिस यानी कि रुग्णाणुओं पुनः यानी निर्माण में सहायक होती हैं। तो ऑप्शन आएगा हमारा डी, भित्तीय कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विकल्प अग्नाशय रसों के संयोजन को सर्वोच्च रूप से दर्शाता है? ऑप्शन ए
एमाइलेज, पेप्टिडेज, ट्रिप्सिनोज, रेनिन, या फिर एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिनोज यानी माल्टेज, या फिर पेप्टिडेज, एमाइलेज, पेप्सिन या रेनिन, या फिर लाइपेज, एमाइलेज या ट्रिप्सिनोज यानी कार्बोक्सी पेप्टिडेज। यानी कि जो अग्नाशय रस में जो सोडियम बाइकार्बोनेट व 3 प्रो एंजाइम यानी ट्रिप्सिनोज, काइमोट्रिप्सिन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइड और कुछ एंजाइम जैसे इलास्टेज, पैंक्रियाटेज यानी अल्फा एमाइलेज या डीनेज या आरनेज और ऐसे काफ़ी जैसे लाइपेज होते हैं जो स्टार्च, प्रोटीन तथा वसा, न्यूक्लिक एसिड के पाचन में सहायता करते हैं। यानी कि ये वो हैं जो स्टार्च, प्रोटीन, वसा या न्यूक्लिक एसिड के पाचन में सहायता करते हैं। तो हमारा ऑप्शन आएगा इसमें लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, यानी प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइज, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य व्यक्ति में चिंताग्रस्त व मसालेदार भोजन खाना, इन दोनों में क्या दिशा पैदा हो सकती है? अपचान, पीलिया, दस्तों का आना या उल्टियाँ? कि अपचान अपाचन वो अवस्था है जिसमें भोजन ठीक प्रकार से पचता नहीं है, जिसके कारण पूर्णता की भावना आती है। अपाचन का कारण अपर्याप्त एंजाइम स्रावण या घबराहट या बेचैनी, भोज्य यानी कि जो विषाक्तता, अधिक खाना लेना तथा मसालेदार भोजन है। तो इसमें क्या आएगा? अपाचन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीलिया यानी जॉन्डिस किस में आए दोष के कारण होता है? यानी कि जो पीलिया जो होता है वो किस में आए दोष के कारण होता है? त्वचा व आँखें, पाचन तंत्र या फिर परिसंचरण या उत्सर्जन तंत्र? अब पीलिया क्या है? पीलिया जॉन्डिस ये आ जाएगा खाने पीने की चीज़ों से। यानी कि पाचन पीलिया एक विकार है जिसमें त्वचा तथा नेत्र पित्त वर्णक यानी एकत्र होने के कारण पीले हो जाते हैं। त्वचा, नेत्र, पित्त ये क्या पीले हो जाते हैं? ये तब होता है जब यकृत में क्या पित्त नलिका के अवरोधन कारण होता है, आँत तक पहुँच नहीं पाता। तो परिणाम स्वरूप ग्रहणी में जाने के बजाय पित्त रुधिर में अवशोषित हो जाता है। यानी कि पित्त ग्रहणी में जाने से पहले ये अवशोषित हो जाता है पित्त में, रुधिर में। नेत्र यानी कि त्वचा को पीला कर देता है। तो किस में पाया जाएगा? यानी कि ऑप्शन हमारा आएगा, यानी कि ऑप्शन आएगा हमारा बी, यानी पाचन। जबकि ये दोष किस में हो जाता है? यानी कि पीले, यानी नेत्र, त्वचा जो होते हैं उनमें पीले हो जाते हैं। तो इसका कारण आएगा त्वचा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रुक्टोज का अवशोषण आंत की श्लेष्मा कोशिकाओं से होकर रक्त में किस क्रियाविधि के द्वारा होता है? सक्रिय परिवहन, सुसाध्य परिवहन, सामान्य विसरण या सहपरिवहन क्रियाविधि? यानी कि फ्रुक्टोज और जो मोनेज का अवशोषण होता है ना, फ्रुक्टोज और उसका वो होता है यानी सुसाध्य परिवर्तन के द्वारा भाग अणुओं की मदद से होता है। जबकि सांद्रण प्रवणता के अनुसार उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। इसलिए इसमें ऑप्शन आएगा, यानी कि ऑप्शन बी, सुसाध्य यानी कि फ्रुक्टोज मोनोज का अवशोषण होता है इससे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलो, वह एंजाइम जो सक्सस एंटेरिकस यानी आंत रस में मौजूद होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले यही पढ़ा था, अभी फिर दोबारा से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यानी कि इस जैसा ही एक और क्वेश्चन आया था अभी जो हमने किया था। यानी सक्सस एंटेरिकस होते हैं ना आंत रस, यानी कि उनका जो छोटी आंत की ग्रंथि से स्रावित होते हैं। यानी कि छोटी ग्रंथि आंत है ना, उसके स्रावित ग्रंथि स्रावित होते हैं जो बहुत सारे एंजाइम जैसे माल्टोज, आइसोमाल्टोज, लाइपेज, लैक्टेज, ऐसे बहुत सारे हैं जिस उनके लिए क्या है आदि, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लियस अम्ल का अपघटन का पूर्ण पाचन करता है एंजाइम्स। यानी कि एंजाइम न्यूक्लियस जो पाचक एंजाइम नहीं है वो कौन सी है? पाचक रस में उपस्थित नहीं होते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा है? एंजाइम को सक्सेस एंटेरिकस मौजूद नहीं है। न्यूक्लियोक्साइड तो है, लाइपेज है, माल्टेज है, अभी बताया। लेकिन क्या न्यूक्लियस जो होता है ना वो पाचक एंजाइम नहीं है, ये पाचक में उपस्थिति, रस में उपस्थिति नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन आएगा इसमें ए, न्यूक्लियस। जबकि ये क्या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिशु के जठर यानी गैस्ट्रिक रस में होते हैं
माल्टेज, पेप्सिनोज व रेनिन, या फिर न्यूक्लियस, पेप्सिनोज या फिर लाइपेज, या पेप्सिनोज, लाइपेज व रेनिन, या एमाइलेज, रेनिन व पेप्सिन। तो हमारा इसमें आएगा पेप्सिनोज, लाइपेज व रेनिन। रेनिन तो होता है ये बच्चों में जब उम्र के साथ साथ घटता जाता है। छोटे बच्चों के ड्रग्स में पेप्सिनोज, लाइपेज व रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं, जबकि क्या है, रेनिन एक प्रोटीकोलाइट एंजाइम है जो कि उम्र के साथ साथ ही कम हो जाता है। अमाशय की भित्ति में के द्वारा होता है। इनका कार्य है दूध का दही में स्कंदन, यानी कि दूध का जो पीते हैं ना बच्चे, उनके लिए ये जो दूध ज़्यादा पीते हैं। तो इनमें का दुग्ध प्रोटीन है, कैसिन का पाचन करता है। जो दुग्ध प्रोटीन है कैसिन, उसका पाचन करता है। ये बच्चों में पाया जाता है क्योंकि ये अधिक दूध पीते हैं ना, इसलिए। तो हमारा इसमें आएगा ऑप्शन सी, पेप्सिनोज, लाइपेज व रेनिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर का कौन सा अंग सिक्रेटिन हार्मोन स्रावित करता है? अमाशय, ग्रेस्का, इलियम या ग्रैंडी एंडोटेनियम। यानी कि सिक्रेटिन हार्मोन कौन सा श्रावण करेगा? तो सिक्रेटिन हार्मोन जो स्रावित यानी सिक्रेशन करेगा ना, वो हमारा ग्रैंड यानी डोटोडिनियम। हमारा ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भ्रूण ग्रंथि पाई जाती है, यानी भ्रूण ग्रंथि किस में पाई जाएगी? अमाशय में, ग्रेस्का में, इलियम में या ग्रैंडी में। यानी भ्रूण जो ग्रंथि है ना, वो किस में पाई जाएगी? ये ग्रंथि है जो कि डोटोडिनियम तक की सीमित रहती है, आधा श्लेष्मा में स्थित होती है, क्षारीय जल व्रत स्रावित करती है, जो अमाशय में आने वाले कायम जो होते हैं ना, उन्हें निष्क्रिय कर देती है। तो ये कहाँ पाई जाएगी? डोटोडिनियम में, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिकाओं की वह परत स्तर जो दांत की इनेमल का श्रावण करती है, यानी इनेमल जो हमारे दांतों के ऊपर जो वाइट सी परत होती है ना, इस उसे कहते हैं हम इनेमल। तो वो कौन सी है जो उन्हें करेगी? यानी एमिलोब्लास्ट, ओडोनेटोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट या डेंडोब्लास्ट। तो इसमें आएगा एमिलोब्लास्ट, जो कोशिकाओं की वो परत है जो दांत के इनेमल का श्रावण करती है। और जबकि ऑस्टियोब्लास्ट अस्थियों का पतन करने के लिए होती है, और जो होती है कौन सी? ओडोडोंटोब्लास्ट, जो डेंडोब्लास्ट, डेंडाइन का श्रावण करने में कोशिकाएं होती हैं। तो इसका ऑप्शन आएगा हमारा एमिलो, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एरिथ्रोसाइट के परिवहन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक जिम्मेदार होता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसमें आएगा विटामिन B12 होता है साइनोकोबालामिन, एरिथ्रोसाइट या RBC के निर्माण हेतु उत्तरदायी होता है। ये क्या होता है? RBC के उत्तरदायी होता है। RBC का निर्माण करने में होती है विटामिन B12। इसकी कमी से ये कि प्राणिशी अरक्ताएँ हो जाती हैं, जिसे क्या एनीमिया भी कहते हैं, यानी कि पेरेंशियन, जिसे हम कहते हैं पेरेंशियन। इसमें आएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार के अंग के सही तौर पर कार्य नहीं करने के कारण एक व्यक्ति की विष्ठा का रंग सफ़ेद धूसर हो जाता है, यानी वाइट ग्रे? धूसर यानी कि विष्ठा यानी कि उसकी पोटी, व्यक्ति की जो पोटी का कलर होता है नॉर्मली येलो होता है। तो इसमें क्या हो जाते हैं, कौन सा रोग के कारण, किस अंग के तौर पर कार्य नहीं करने पर, रोग ही हो गया एक तरीका का, तो सफ़ेद धूसर हो जाता है? अग्नाशय, पीलिया, वृक्क या यकृत। यानी कि जो बिलिरुबिन व बिलिरुबिन यकृत से स्रावित पित्तरस में उपस्थित वर्णक हैं। ये पित्तरस में वर्णक पाए जाते हैं, जिनकी बिलिरुबिन और बिलिरुबिन। ये मल को पीला व भूरा रंग प्रदान करते हैं, इसलिए यकृत से ठीक से कार्य ना करे तो उनका क्या, मल सफ़ेद भूरा रंग का हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन आएगा यकृत, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, शरीर में किसी चोटग्रस्त भाग में निरंतर रक्तस्राव किसकी कमी के कारण होता है? यानी कि जो जैसे चोट लग जाती है तो उसमें किसकी कमी से रोग निरंतर बहता ही रहेगा, उसको बताना है। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन ई।
तो इसमें कौन सा, यानी विटामिन जो के होती है ना, वो होती है हमारे जो घावों को बनने के लिए बहुत ही यकृत मतलब हेल्पफुल। तो विटामिन के यकृत जो प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण हेतु आवश्यक बनाते हैं ना, आवश्यक है। जो प्रोथ्रोम्बिन एक कारक है जो शरीर के थक्के हेतु आवश्यक होता है, जो कि थक्का बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन के की कमी से रुधिर के थक्का जमने की देरी होती है, यानी देरी में कम हो जाती है, देरी होती है ज़्यादा। विटामिन यानी इसमें आएगा हमारा ऑप्शन सी, विटामिन के। जबकि विटामिन ए जो होते हैं वो होते हैं रतौंधी, जीरो फिलेथीमिया यानी धीमी वृद्धि करती है। विटामिन बी जो कि बेरी यानी पेलिग्रा एनीमिया आदि। तो विटामिन ई यानी कि आरबीसी का क्षय होता है। तो हमारा ऑप्शन है विटामिन के। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोडोप्सिन यानी आँखों में होता है ये। तो रोडोप्सिन की कमी से पीड़ित व्यक्ति को क्या अधिक लेने की सलाह दी जाती है, यानी कि जो रोडोप्सिन होता है ना उसकी कमी हो जाएगी व्यक्ति में, जो आँखों में एक है, तो उसमें क्या है, तो डॉक्टर किसकी सलाह देगा कि आप ये खाइए या फिर ये लीजिए, ये टेबलेट लीजिए। तो उसमें क्या आएगा, यानी कि वो देते हैं, यानी गाजर और पपीता, यानी कि गाजर और पपीता ही देने के लिए कहते हैं। यानी कि अब विटामिन ए रेटिनॉल यानी कि दृष्टि पटल के वर्णक होते हैं ना जो रोडोप्सिन, उनके लिए जो संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अतः इसकी कमी से रोडोप्सिन का संश्लेषण कम हो जाता है। वो व्यक्ति जो रतौंधी रोग से उत्पन्न है, तो वो क्या, गाजर, टमाटर, आम, पपीता विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। तो इसमें क्या आएगा हमारा, गाजर एंड पपीता, पका पपीता। अगला क्वेश्चन है, पेलेग्रा रोग किसकी कमी से होता है। अभी हमने पेलेग्रा के नाम का पढ़ा, यानी विटामिन बी की कमी से कौन सा आएगा, पेलेग्रा या बेरीबेरिया एनीमिया। तो इसमें आ जाएगा नियासिन, राइबोफ्लाविन, टोकोफेरोल या फोलिक अम्ल। यानी कि जो नियासिन होता है ना, निकोटिन अम्ल एक विटामिन है, यानी कि निकोटिन अम्ल है जो एक विटामिन है नियासिन, जो कोएंजाइम यानी एनएडी या एनएडीपी के भाग के रूप में कार्य करता है, जो कि क्या है, विभिन्न एंजाइम के लिए हाइड्रोजन ग्राही है और लेना और देने के रूप में कार्य करता है। शरीर में ऐसी कोई सी कमी से पेलेग्रा हो जाता है ना, जिसकी विशेषता क्या है, जैसे कैसे होगा हमें कैसे पता है, यानी कि जो त्वचा का सूजन आ जाना, या डायरिया, डेमेंशिया यानी तंत्रिका संबंधी विकार, या टोकोफेरोल या विटामिन ई की कमी से आरबीसी का विनाश होता है। राइबोफ्लाविन यानी विटामिन 12 की कमी से आंखों में सूजन, होठों में घाव तथा त्वचा रोग हो जाता है। फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया होता है जब आरबीसी का प्रबंधन नहीं होता। तो इसमें आएगा हमारा नियासिन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवजातों में हेमोरेजिक रोग किसकी कमी के कारण होता है। यानी हेमोरेजिक रोग है ना, जैसे क्या विटामिन के को प्रति हेमोरेजिक कारक यानी फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है, जिसकी कमी से रक्त का थक्का देरी से बनता है। विटामिन के भी बताया ना कि थक्का बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी से व्यक्तियों में रोग छोटी से छोटी चोट में अत्यधिक रक्तस्राव होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होगा, जिसे क्या हम कहते हैं, शाही रोग भी कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन आएगा इसमें विटामिन के। आज हमने पूरा चैप्टर क्लियर किया है, डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्बेशन, किस प्रकार से क्या क्या होता है, विटामिनों के बारे में पढ़ा है, यानी कि हमने दांतों के बारे में पढ़ा है, कौन से दांत होते हैं, तो हमने पाचन के बारे में पढ़ा है, डाइजेशन के सिस्टम के बारे में। और आशा करता हूँ आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास और बहुत ही शानदार रही है, और इस क्लास को सब देखें और सब अपने दोस्तों जो भी आपके लिए नीट की तैयारी कर रहा है या फिर टीचर की तैयारी कर रहा है या फिर किसी भी बायोलॉजी यानी कि साइंस स्ट्रीम में, उसके लिए ये शेयर करें और उन्हें बताएं कि किस प्रकार से बायोलॉजी के लिए यानी कि पाचन एवं अवशोषण का टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ये नीट में ही नहीं बल्कि और जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जैसी भर्तियाँ होते हैं बायोलॉजी के लिए, उनमें भी ये सेम क्वेश्चन आते हैं। जबकि हमारा मोटिव है, यानी कि नीट टारगेट है हमारा 2025 का। अभी हम ये MCQ कर रहे हैं क्योंकि MCQ से हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार से नहीं। आगे चल के हम ये MCQ करने के बाद हम अपनी क्लासें स्टार्ट करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, एक एक चैप्टर की। तो आप सभी के लिए एक और थैंक यू।